हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। साल था 1996। बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ कि सरकार 13 दिन में गिर गई। साल था 1996। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह एक नया दौर आया, गठबंधन का दौर, मिलजुल के सरकार बनाने का दौर, कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर। ऐसा क्या हुआ था 1996 में कि तब से लेकर आज तक कोई भी पार्टी अपने दम पे, अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई? कांग्रेस है तो उनको यूपीए बनाना पड़ा, बीजेपी को एनडीए बनाना पड़ा। 1996 से 1998 तक सिर्फ 2 साल में 3 प्रधानमंत्री आए और 3 प्रधानमंत्री गए। 3 सरकार बनी और 3 सरकार गिरी। साल था 1996। क्या नया दौर शुरू हुआ था हिंदुस्तान की राजनीति में 1996 में? कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई। बीजेपी को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि 1996 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब बीजेपी को कुल 161 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस को 140, वहीं जनता दल को 46, सीपीएम को 32, सीपीआई को 12, समाजवादी पार्टी को 17 और डीएमके को 16 सीटें मिली। कुल मिलाकर किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं थी। सवाल यह था कि राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता किसको दें। तब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कहा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के इस फैसले से जनता दल और लेफ्ट के नेता नाराज हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर अपना विरोध जताया। गलती आप लोगों की है, इसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने हमसे कहा था कि हम कांग्रेस के सपोर्ट की चिट्ठी लेकर आए, तो फिर आपने ये बीजेपी से ये चिट्ठी क्यों नहीं मांगी? सबसे बड़ा दल होने के नाते उन्हें मौका दिया गया है। विपक्ष के विरोध की बड़ी वजह थी बीजेपी के पास बहुमत न होना। बीजेपी के लिए 272 सांसदों को जुटाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। देश की स्थिति को देखकर संसद में सभी दलों का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके अगर संसद के सदस्य अपने विवेक से इस नतीजे पर पहुंचते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश गया है, इन्हें सेवा का एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपना बहुमत सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी। बीजेपी को मालूम था कि उनसे वो विश्वास मत जीत नहीं पाएंगे, ये साफ था बीजेपी को। इसके बावजूद बीजेपी ने तय किया कि वो एक दावा पेश करेंगे और सदन में जाएंगे। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का ये मत था कि भाई हमें वहां जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और हमें ये दिखाना चाहिए कि देखिए हम किस तरह से कुर्बान हो गए, एक मार्टर की भूमिका में आ जाएंगे। बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत थी। 1996 में शिवसेना और हरियाणा विकास पार्टी के अलावा जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी बीजेपी के साथ थी। इन तीन पार्टियों के अलावा बीजेपी सिर्फ अकाली दल को अपने साथ जोड़ पाई, लेकिन इन सबको मिलाकर भी बीजेपी के साथ सिर्फ 194 सांसद ही थे, जो बहुमत से काफी कम था। 1992 के अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद या गिराने के बाद बीजेपी की एक ऐसी छवि बनी कि वो कम्युनल पार्टी है। तो अन्य पार्टियां जो कांग्रेस के साथ भी नहीं थी और बीजेपी के साथ भी पहले नहीं थी, उन्हें एक मौका था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक मिली जुली सरकार में शामिल हो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो समझते थे कि हमें बीजेपी के साथ, एक कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। एक प्रकार से बीजेपी राजनीतिक अस्पृश्यता का, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का वो शिकार बनी। राष्ट्रपति ने बीजेपी को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए करीब 2 हफ्ते का वक्त दिया था। हालांकि बीजेपी को यह पता था कि 194 से 272 सांसदों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, फिर भी सांसदों को जुटाने की कोशिशें की गईं। प्रमोद महाजन थे, बड़े तिकड़मी नेता थे, जसवंत सिंह, इनसे कहा गया भाई आप लोगों से बात कीजिए। ये भी कहते थे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पर सबको मालूम था कि इनका आंकड़ा कहीं नहीं ऊपर जाने वाला। सारी की सारी स्ट्रैटेजी बीजेपी की इसके ऊपर निर्भर करती थी कि वो कांग्रेस को कितना तोड़ पाएंगे, परंतु कांग्रेस तोड़ने में जब असमर्थ हो गए कि उनको जब 170 की थी तो 180 के बाद अगर वोट चाहिए, जब तो कोई बड़ा पार्टी उनके साथ नहीं आता तब तो नहीं हो सकता था। जनता दल जो लोग थे उनके पास कुछ चीजें नहीं थी जो आ सकते थे, बाकी किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। 13 दिन का समय कोई ज्यादा नहीं था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये समझ चुके थे कि उनकी सरकार का गिरना तय है। इसीलिए विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान वाजपेयी ने सरकार बनाने के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे, अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो। जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। वाजपेयी बोल रहे थे और पूरा देश उनको सुन रहा था। ये पहला मौका था जब लोकसभा में चल रही बहस का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। वाजपेयी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कुछ इस अंदाज में भाषण दिया जैसे वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हों। आज प्रधानमंत्री हूं,
थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। वाजपेयी ने अपने भाषण में ऐसा संदेश देने की कोशिश की जैसे उनकी सरकार को जानबूझकर गिराया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष ने उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। The Prime Minister quite candidly admitted that he does not have a majority. If he did not have a majority, if he knew he did not have a majority, then why did he move this motion? The hard reality is that the government of the day has not been able to win over or even win a single member belonging to other parties to its side. Their strength remains frozen at 194. जिनको बहुमत नहीं, ऐसी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर यहाँ बैठी है और एक तरह से प्रजातंत्र के कलंकित करने का काम यहाँ होगा। जो भाषण उन्होंने आज किया वो व्यक्तित्व उनके उस व्यक्तित्व में परिलक्षित नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो रखते हैं, और शायद किसी व्यवस्थावश उन्होंने सरकार बना ली ये जानते हुए कि उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है। करीब 3 दिन तक ये बहस चली, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। Honorable members, in view of the resignation announced by the Prime Minister on the floor of the House, putting off the motion of confidence to the House becomes infructuous. कुछ इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई और अब 13 अलग अलग पार्टियों के यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा के नेता देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन कब तक? यही बात सबके मन में थी कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो सही था कि अब हर बात के लिए कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। यह सवाल इसलिए भी था कि तब तक, उस वक्त तक कांग्रेस के समर्थन से जो भी सरकार बनी थी उस सरकार को कांग्रेस ने खुद गिराया था। तो क्या अब देवे गौड़ा कांग्रेस के इस इतिहास को बदल पाएंगे? देवे गौड़ा का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में दिलचस्प था। जब अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता मिला तब तक थर्ड फ्रंट देवे गौड़ा को अपना नेता चुन चुका था, लेकिन बीजेपी को मौका मिलने की वजह से उन्हें 13 दिन इंतजार करना पड़ा। यह अलग बात है कि वो यूनाइटेड फ्रंट की पहली पसंद नहीं थे। उन्हें नेता चुनने के पहले थर्ड फ्रंट के नेताओं को काफी माथापच्ची करनी पड़ी थी, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद थर्ड फ्रंट को यह भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सरकार कैसे बनेगी। रोज इसके लिए बैठकें हुआ करती थी। देखिए, मेरी हरकिशन जी से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ऐसे हालात में हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं
कि बीजेपी की सरकार बनने दे और संसद में उसे गिरा दे, या फिर यह हो सकता है कि हम कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन में शामिल हो जाएं। यह भी हो सकता है कि हम सरकार बनाए, कांग्रेस हमारा समर्थन करे। लेफ्ट फ्रंट और नेशनल फ्रंट को जैसे ही ये भनक लगी कि सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, वैसे ही वो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ मिलाकर थर्ड फ्रंट की सरकार बनाने में लग गए। लेकिन ये बिना कांग्रेस की मदद के संभव नहीं था। तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये सब डिटेल आप हमें लिख कर दें, और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी हमसे कहा कि अगर नेशनल फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट सरकार बनाते हैं तो वो हमें बाहर से समर्थन देंगे, और वो भी बिना शर्त। कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन ने थर्ड फ्रंट की उम्मीदों को पर लगा दिए। अब बारी थी नेता चुनने की। सबकी निगाहें एक बार फिर टिकी 7 साल पहले राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व कर चुके वीपी सिंह पर। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। सब मिलकर वीपी सिंह के पास गए थे, और वो है तो दिलचस्प कहानी कि मिस्टर वीपी सिंह ने न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि जब सब पार्टियों का डेलीगेशन उनके घर गया था तो वो गाड़ी में बैठ के गायब हो गए थे। We went to VP Singh's house. He offered a cup of coffee or tea to all of us, and he made us to wait till 4 o'clock. He went out in the back door, and from Noida he phoned to us, no, don't wait, I am not prepared to agree. वीपी सिंह जी को ये लगा कि मैं इनको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो जो सबने टाइम तय किया था, ये टाइम था करीब 12:30 बजे का वीपी सिंह के यहाँ जाने का। वीपी सिंह जी अपनी कार में बैठ करके और दिल्ली के चारों तरफ जो सड़क बनी हुई है रिंग रोड, उसमें वो 2.5 घंटे तक घूमते रहे। वीपी सिंह खुद तो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन तीसरे मोर्चे के नेता के तौर पर उनकी पहली पसंद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। ज्योति बसु के नाम पर लगभग सब राजी थे। We unanimously took a decision to request elderly statesman and the leader Jyoti Basu, the Chief Minister of West Bengal. So he has agreed. लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि ज्योति बसु का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन हो गया। हमारी सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया है कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। आप लोग भी कमाल कर रहे हैं। आप ही ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया, अब आप ही पीछे हट रहे हैं। देखिए, गलती मेरी ही है। मैंने सेंट्रल कमेटी को इस बात के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। खैर, अब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अभी भी आपके साथ हैं। आप अपनी सरकार बनाइए, हम राष्ट्रपति को अपना समर्थन लिखकर दे देंगे। माफ कीजिएगा, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। हमारा कहना है कि आप लोगों को फिर से विचार करना चाहिए। The 13 parties who came together, along with us 14 parties, 13 parties requested us to reconsider our position, that we will not join a government. They said, you have the biggest experience for 20 years, you have been there. Earlier also you were there for about 2 years or so. So you please help us come in. And we have to find Prime Minister. So they said that you are the most experienced, so you can lead us. We thought it was an important request and worth considering. Therefore we called a meeting of the Central Committee. On their request, twice it met, and twice the majority rejected this. And we said that we shall help you in every way. We shall form a steering committee, we shall form a core committee to advise the government, but our party has decided that we do not join at the moment. ज्योति बसु का नाम जितनी जल्दी उभरा, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। कई साल बाद
ज्योति बसु ने खुद अपनी पार्टी के इस फैसले को एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा, एक ऐतिहासिक भूल कहा। ज्योति बसु ने खुद ऐसा बोला। यह अलग बात है कि सीपीएम नेता आज भी अपने उस फैसले को गलत नहीं मानते। 272 में से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास सिर्फ 32 लोकसभा के सदस्य थे, बाकी वामपंथी को भी जोड़ के शायद 40 के करीब होंगे। अब सवाल ये था, ज्योति बसु अगर प्रधानमंत्री बनते उस समय तो 40 की संख्या लेकर 272 की सरकार को चलाने में जो हम चाहते थे लागू करें प्रधानमंत्री होने की वजह से, जो वायदे हमने किए थे लोगों को, वो हम पूरा नहीं कर पाते। अब ऐसी त्रिशंकु में ना फंसने की वजह से पार्टी ने यह तय किया कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ज्योति बसु के बाद फिर नए नेता की तलाश होने लगी। देवेगौड़ा का कहना है कि तब खुद ज्योति बसु ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। Jyoti Basu Sahab came to the Tamil Nadu Bhavan where we used to have the meeting. And he informed, my party is divided. I do not want to shoulder the responsibility as a Prime Minister, having accepted in the previous day. Then again we all persuaded him. Then they went back. Central Committee was also called. Again he came back next day. I can't split the party at this juncture. Then please, I will name Devegowda. This is how it has happened. तीसरे मोर्चे पर जल्दी नेता चुनने का दबाव बढ़ रहा था, इसलिए ज्योति बसु ने ही देवेगौड़ा के नाम पर तुरंत मुहर लगाने का दबाव डाला। That time, when we informed this to the meeting, no, what is there to discuss? We know what is the Janata Dal internal bickerings. Now, Mr. Laluji, you tell whether the proposal we have made here unanimously to make Devegowda as the Prime Minister. Then Lalu Prasad said, I have no problem, yes, declare. HD देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। लेकिन इससे पहले कि थर्ड फ्रंट के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचते, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। वो इसलिए कि उस वक्त बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। अब देखिए कहां तैयारी हो रही थी देवेगौड़ा के ताजपोशी की और कहां प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो 13 दिनों में गिर गई, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जिस शोर शराबे के साथ बनी, ऐसा लगा कि देवेगौड़ा कुछ लंबे समय तक रह पाएंगे। लेकिन तभी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बड़े परिवर्तन होने लगे। देवेगौड़ा को समर्थन देने का फैसला करने वाले पीवी नरसिम्हा राव को अपने विरोध के चलते पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने सीताराम केसरी। केसरी जी के भी असल में कोठरी थी और उसमें बड़े रंग बिरंगे लोग थे और वो केसरी जी की, खासतौर से केसरी जी की रात में जो उनकी सभा होती थी वहाँ पर बहुत दिलचस्प होती थी कि बेडरूम में बैठते थे, पास में दूध का गिलास रखा होता था, हर तरह के लोग व्यंग करते थे, चुटकुले सुनाते थे, बड़ी दिलचस्प बातें होती थी और वहाँ कहा जाता था कि अब जो है अब आपका समय आ गया। केसरी ने कमान संभालते ही सबसे पहला झटका नरसिम्हा राव को ही दिया। राव को संसदीय दल के नेता का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब तक नरसिम्हा राव के माध्यम से ही प्रधानमंत्री देवेगौड़ा कांग्रेस के साथ आपसी तालमेल कर रहे थे। केसरी एक तरफ तो कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे और दूसरी तरफ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पर अपना कंट्रोल। इसलिए उन्होंने देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री आई के गुजराल के माध्यम से देवेगौड़ा तक अपना संदेश पहुंचाया। देखिए, देवेगौड़ा जी से आप कहिए कि कांग्रेस में हो रहे परिवर्तन को समझें। कब तक नरसिम्हा राव के चक्कर में पड़े रहेंगे? मुझे खबर मिली है कि मेरे खिलाफ कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई हैं, जिसके पीछे उनका हाथ है। अगर यह सही है
तो ठीक नहीं है। Rajesh Pilot gave a representation to me to reopen a murder case of a doctor, which was pending before against Sitaram Kesri. He gave a representation. He was also an aspirant to become the president of All India Congress Committee. At that time, I refused. It was leaked by late Rajesh Pilot to electronic media, print media, that was highlighted in Indian Express. That is the reason he might have become angry. इस व्यक्ति को तो आज जीवन दान मिला है सेवा करने के लिए। सीताराम केसरी को यह लगता था कि देवेगौड़ा सरकार के बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ मामले खोलकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे। केसरी को यह भी लगता था कि देवेगौड़ा कांग्रेस में शरद पवार जैसे उनके विरोधियों से संपर्क में हैं और वो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं। इन्हीं वजहों से केसरी और देवेगौड़ा के बीच तनातनी बढ़ती गई, लेकिन देवेगौड़ा किसी तरह सरकार चलाते रहे। यही नहीं, उन्हीं के कार्यकाल में तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसे ड्रीम बजट कहा गया। इस बजट में सरकार ने टैक्स कम कर दिए थे, लेकिन यह बजट पास होता उससे पहले ही देवेगौड़ा की सरकार गिर गई। सीताराम केसरी ने एक बार फिर अचानक यूनाइटेड फ्रंट सरकार से कांग्रेस का समर्थन वापस ले लिया। जिस उद्देश्य से हमने किया था कि वो सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करेंगे, उसमें फेल हो गए, इसलिए हम अपना जो समर्थन लेते हैं वापस किया। I met Sitaram Kesri and explained. By that time, he has made up his mind. Some of our own friends might have assured him that we are going to make you as the Prime Minister. I agreed to have one more test of the vote of confidence. While answering after the debate, it is on 11th April 1997, I said, old man in a hurry to become the Prime Minister. समर्थन वापसी का फैसला इतना अचानक था कि किसी को भी इसकी वजह समझ में नहीं आई। केसरी ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। कहा गया कि सीताराम केसरी खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि उन्होंने नतीजे की परवाह किए बगैर समर्थन वापसी का फैसला कर डाला। केसरी जी जो थे वो एम्बिशियस आदमी थे, उन्हें लगता था कि अब उनका समय आ गया है। वो बेचैन हो रहे थे कि जो है सांसद हमारे और सत्ता का सुख ये भोग रहे हैं। वो जो उनका जो पुराना किला का घर था, तो वहाँ के ऊपर केसरी जी बैठे होते थे बरामदे में, चाय और बिस्किट का दौर चल रहा होता था और लाल बत्ती की गाड़ी और सायरन के साथ निकलती थी, तो मन पे साफ लोट उठने लगते थे और कहते थे देखो ये क्या है। 24 अकबर रोड में भी यही होता था, हर समय वो एक वीआईपी रोड है, हर थोड़ी देर बाद वहां पर जो था भोबू बजता था और केसरी जी विचलित हो जाते थे, कहते थे देखो जिसके पास सब कुछ है वो यहाँ बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भोपू बजाता जा रहा है। सीताराम जी की एक स्ट्रैटेजी थी, उस स्ट्रैटेजी के तहत वो काम कर रहे थे कि केसरी फाइनल अथॉरिटी। केसरी ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी है, पर कांग्रेस के अंदर केसरी की मर्जी से बनी है। क्योंकि केसरी जब तक नहीं चाहेगा, जैसे कहते सब जो बातें खाता ना बही, जो कहे केसरी वही सही। न खाता न बही, जो केसरी का है वो सही। ये बात सीताराम केसरी खुद अपने ही बारे में बोलते थे। अब ये बात अलग है कि इस बार उनका दांव सही नहीं पड़ा। अपना समर्थन वापस लेने से ना उनको फायदा हुआ और ना कांग्रेस पार्टी को। उल्टा बेचारे देवेगौड़ा मुफ्त में मारे गए। अब यूनाइटेड फ्रंट के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई। अरे बड़ी मुश्किल से तो वो देवेगौड़ा को ढूंढ के लाए थे। अब यूनाइटेड फ्रंट को एक नया नेता ढूंढना था, एक नया नेता चुनना था। कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
इस सवाल के साथ तीसरे मोर्चे के नेताओं की बैठक फिर से शुरू हुई। इस बार ये खोज खत्म हुई एक और नए नाम के साथ। ये थे देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल। वामपंथियों से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, तो वामपंथियों ने, वीपी सिंह ने और इस बात ने कि उनके विरोधी बहुत कम थे, गुजराल को एक तरीके से आगे किया और गुजराल मूपनार, मुलायम और बाकी सब पर भारी पड़े और अगले प्रधानमंत्री बने। VP Singh's suggestion is to make Gujral. He was ultimately agreed. That's how Gujral has become the Prime Minister. उन्हें लगा कि चलो ठीक है, गुजराल भी कम से कम मेरा मान सम्मान तो करता है, तो उसके लिए केसरी जी ने हाँ भर दी। इंदर कुमार गुजराल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री के लिए उनके नाम की चर्चा सबसे पहले उनसे तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी। अगर आपके पास प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रस्ताव आता है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ना कहूंगा, लेकिन आज जो स्थितियां हैं उन्हें देखते हुए मैं कुछ कदम उठाने से पहले 2 बार सोचूंगा जरूर। प्रधानमंत्री बनने के जो हालात थे वो बड़े और तरह के थे। कोलिशन सरकार चल रही थी और एक कोलिशन सरकार से मैं जुड़ा हुआ था। मैं किसी तरह ये नहीं सोचता था कि अपनी उस सरकार में जिस प्रधानमंत्री के साथ मेरा रिश्ता है वो रिश्ता किसी तरह डिस्टर्ब होना चाहिए। इसलिए मैंने कोई ना उसके लिए कभी कोई लॉबिंग की थी, ना किसी के पास मैं कहने गया था। लेकिन जब सब ने मिलकर ये जिम्मेवारी डाली मुझ पे तो फिर दूसरी बात थी। In accordance with the Constitution and communicate or release to any person or person, any matter. आखिरकार इंदर कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सवाल उठा कि जिस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को कांग्रेस ने धोखा दिया था, वही यूनाइटेड फ्रंट अपना नेता बदलकर दोबारा सरकार बनाने पर राजी क्यों हो गया? सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने गुजराल से यही सवाल किया। क्या आप उन्हीं लोगों के रहमो करम पर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर नहीं आए हैं जिन्होंने 1 सप्ताह पहले आप ही के नेता देवेगौड़ा के साथ ही हश्र किया? सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में गुजराल को उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी गिना दी। आपकी तो हालत ऐसी है गुजराल जी, जैसे संयुक्त परिवार की एक बहू होती है जिस सबको खुश रखना पड़ता है। आपका एक पार्टनर चाहता है इनको फंसाओ, आपका दूसरा पार्टनर चाहता है अपने आप को बचाओ। एक तरफ आपसे कहा जाएगा बोफोर्स की जांच जल्दी करवानी है, दूसरी ओर आपसे कहा जाएगा 10 जनपद पर आंच नहीं आने देनी है। एक तरफ आपको देवेगौड़ा की धमकी से डरना है, खबरदार अगर कांग्रेसियों के केस वापस लिए तो, और दूसरी तरफ आपको केसरी और नरसिंह राव जी को खुश रखना। गुजराल की मुश्किल ये थी कि अगर वो कांग्रेस की तरफ नरम रुख अपनाते तो देवेगौड़ा और उनके समर्थकों का विरोध झेलना पड़ता, और अगर कांग्रेस के दबाव में नहीं आते तो फिर समर्थन वापसी की तलवार लटकती रहती। इन दबावों और ऊहापोह के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने गुजराल की सरकार को हिला दिया। प्रधानमंत्री में हमने आपको दिखाया कि किस तरह 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जांच के लिए केंद्रीय सरकार ने जस्टिस MC जैन की अध्यक्षता में आयोग बनाया। इस आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 1997 में आई, जब I.K. गुजराल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और कुछ ही समय में ये अंतरिम रिपोर्ट I.K. गुजराल के सरकार के गिरने का कारण बन गई। अगस्त 1997 में सरकार में हर कोई उस रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए था, लेकिन फिर अचानक जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लीक हो गई।
मैंने स्टोरी लिखी थी इंडिया टुडे उस वक्त, जैन कमीशन जो लीड आर्टिकल था इंडिया टुडे के अंदर, डैमिंग रेवलेशन, और उसके अंदर ये था कि डीएम के कुछ लोगों ने मिलकर के एलटीटी के साथ जो सिंपैथीज थी वो लोग मिलकर के राजीव गांधी को मरवाया था उन लोगों ने। तो जैन कमीशन के अंदर ये बात स्पष्ट आ गई कि डीएमके के लोग भी उसके अंदर शामिल थे, तो इसको भुनाना चाहते थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जरूर, लेकिन उनका कद पहले जैसा नहीं रह गया था, क्योंकि सोनिया गांधी पर्दे के पीछे सक्रिय हो चुकी थी। वो चाहते थे कि किसी तरह सोनिया के नजरों में चढ़ जाऊं, और हो सकता है कि कांग्रेस अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेगी अपना, उनकी सपोर्ट की तरफ से, तो सीताराम केसरी भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, अपने दिल से चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। राजीव गांधी के हत्या से जुड़ा मामला होने की वजह से सीताराम केसरी पर दबाव पड़ा कि वो गुजराल सरकार को चेतावनी दें। माय डियर प्राइम मिनिस्टर, मैं डीएमके पार्टी के मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने का अनुरोध कर रहा हूं। अगर आपने हमारे अनुरोध पर अमल नहीं किया, तब हमें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी की इस चिट्ठी ने यूनाइटेड फ्रंट सरकार के सामने फिर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री निवास में यूनाइटेड फ्रंट की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में लेफ्ट समेत संयुक्त मोर्चा के दूसरे नेता डीएमके के मंत्रियों को हटाने के पक्ष में नहीं थे। यूनाइटेड फ्रंट के अंदर बहुत सारे लोग इन्होंने ये माना कि अब एकता के आधार पर यह सरकार बनी, इस तरीके से करना ये गद्दारी होगा डीएमके के साथ। खुद गुजराल का कहना था कि इस मामले में जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और कोर्ट का फैसला आने तक डीएमके के मंत्रियों को हटाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर गुजराल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जैन कमीशन की जिस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने गुजराल सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, वो सिर्फ अंतरिम रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। और अंतरिम और फाइनल रिपोर्ट में फर्क हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। जैन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं के खिलाफ राजीव गांधी की हत्या में इन्वॉल्व होने का, शामिल होने का आरोप नहीं था। तो फिर क्यों गई थी कांग्रेस डीएमके के इतने खिलाफ? और यही नहीं, कुछ साल बाद 2004 में कांग्रेस ने इसी डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो फिर क्यों किया था कांग्रेस ने उस वक्त इतना हंगामा? क्यों गिराई थी गुजराल सरकार? एक मकसद है कि वो सोनिया के नजदीक आना चाहते थे, दूसरा उनको लगता था कि खुद वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसलिए अपना व्यक्तिगत उनका जो एक एस्पिरेशन था, जो उनका उद्देश्य था कि वो सोनिया को भी जीत लें और उसके बाद सरकार में आकर के प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी उनसे लास्ट में बात हुई है जब विड्रॉ करने गए थे, मेरे को ऐसा लगा। Justified then, nor was it justified when they withdrew support from my government. बदकिस्मती कांग्रेस की ये रही है कि उन्होंने कई सरकारें इस तरह गिरवाई। आपको याद होगा कि सबसे पहली सरकार जो गिरवाई गई थी, जिनसे वायदा करके बनाया गया था, वो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार के साथ ये हुआ, दो सरकारों के साथ ये हुआ। तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी पे काफी बड़ा असर पड़ता है इस बात का। ये इतिहास का पन्ना है कि 4 सरकारें इसलिए गिराई गई क्योंकि कांग्रेस ने कह की कि हम के साथ रहेंगे, नहीं रहे, और कोई ना कोई बहाना निकाला। $1996 से 1998 तक सिर्फ 2 साल, 3 प्रधानमंत्री आए, 3 प्रधानमंत्री गए। कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाने और सरकार गिराने के खेल में लगे रहे। लेकिन इस दौरान बीजेपी क्या कर रही थी? 1996 में सहयोगियों के ना होने की वजह से, कोalition पार्टनर्स के ना होने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
सिर्फ 13 दिन में गिर गई। क्या इस गठबंधन की राजनीति के दौर में, क्या इस कोalition पॉलिटिक्स की दौर में बीजेपी एक ऐसा कोalition बना पाएगी जो ना सिर्फ उसे सत्ता दिलाए बल्कि देर तक उसे सत्ता में रखे? मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उससे उनके पक्ष में माहौल बन गया था। अगले 2 सालों में बीजेपी ने अटल को पार्टी का चेहरा बनाया और अपने चाल, चरित्र और चेहरे में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे उन्हें समर्थकों की कमी न हो। चुनाव की घोषणा के साथ ही ये कोशिश और तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक साहसी निर्णय लिया कि केवल बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला नहीं है, 272 सीटें बीजेपी को नहीं मिली है और मिलने वाले भी नहीं है इन द फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो हमें एक ऐसा गठबंधन का एक निर्माण करना चाहिए जो एक जिसके लिए देश में एक ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी हो, स्वीकार्यता हो। और इसके लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो और एनडीए के एजेंडा में एक हमें अंतर करना चाहिए। वी शुड डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर मेन इश्यूज, सम ऑफ द मेन इश्यूज, सो दैट एनडीए कैन बी फॉर्म्ड। बीजेपी की रणनीति काम आई। 1998 चुनाव के नतीजे एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में थे। इस बार उसे पिछली बार की 161 सीटों के मुकाबले 182 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट बढ़ी, जबकि सबसे बड़ा नुकसान यूनाइटेड फ्रंट को हुआ। 183 के मुकाबले उसे सिर्फ 86 सीटें ही मिली। कुल मिलाकर बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बार उसके पास सहयोगियों की कमी नहीं थी, लिहाजा बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके नेता चुने गए। अटल जी के नेतृत्व में उस समय आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे दल बीजेपी के साथ जुड़े जो पहले बीजेपी के साथ कभी नहीं थे, जैसे कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम और बाद में तेलुगु देशम 1999 में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी साथ आ गई। उसके बाद डीएमके भी साथ आ गई। वहां उड़ीसा में बिजू जनता दल साथ आया। कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े जी वो एनडीए में आ गए। 1996 में बीजेपी के साथ सिर्फ 4 पार्टियां थीं, शिवसेना, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और अकाली दल। लेकिन 1998 में एनडीए 13 पार्टियों का गठबंधन बना। इनमें पहले से शामिल 4 दलों के अलावा एआईएडीएमके, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, लोक शक्ति, पीएमके, एमडीएमके, टीआरसी, जेपी शामिल हुए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बहुत व्यापक अलायंस बनकर उभरा। इसमें बहुत सारे विभिन्न दल थे, क्षेत्रीय दल थे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर के दल थे। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मैं उसका वर्णन इस प्रकार से करना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और क्षेत्रीय अस्मिता, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का संगम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में हुआ था। इतने सारे दलों के साथ सरकार चलाने के लिए पोस्ट पोल अलायंस के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया। इसमें बीजेपी घोषणा पत्र के 3 एजेंडे, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370 को नहीं डाला गया। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता था। तो एनडीए का एक अलग एजेंडा बना। और जैसे मैंने पहले कहा कि एनडीए के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख मुद्दे
इश्यूज उन्हें बाहर रखा गया। लगभग यूनाइटेड फ्रंट की तरह अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बन गया, एनडीए बन गया। कोलिशन पार्टनर्स, सहयोगी दल साथ जुट गए और एनडीए के नेता भी चुने गए, लीडर भी चुने गए। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बनना तय हो गया। लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का सीधा न्योता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनसे कहा कि पहले बीजेपी लोकसभा में अपने पूरे कोalition पार्टनर्स की, अपने पूरे समर्थक दलों की लिस्ट दे और उन सबसे समर्थन की चिट्ठी मांगी। कहते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया कि सरकार बनाने से पहले लोकसभा में ये साबित हो जाए कि एनडीए के पास मेजॉरिटी है। कहते हैं सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों को जुटाने की जल्दबाजी में बीजेपी से एक गलती हो गई। वो अपने सभी सहयोगी दलों से समर्थन की औपचारिक चिट्ठियां लेना भूल गई। एआईएडीएम के प्रमुख जे जयललिता ने बीजेपी की इस गलती का फायदा उठाया और समर्थन की चिट्ठी देने के बदले अपनी कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर स्वामी होना चाहिए। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी को मान्य नहीं था और उस पर वो जिद कर गए, अड़ गए और इसीलिए 3-4 दिन के लिए उन्होंने समर्थन का जो चिट्ठी था वो भी नहीं दिया। जयललिता और उनकी समर्थक पार्टियों के कुल 27 सांसद थे। बीजेपी उनके बिना सरकार नहीं बना सकती थी। एक तरीके से बार्गेनिंग होती है। आपको यह देखना है कि हमें अपनी सरकार तो जरूर बनानी है और हमें सरकार इनकी मदद जरूर लेनी है और इनको अपने साथ रखना है। वहीं ये भी आपको मालूम है कि भाई ये ज्यादा देर अकेली भी नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। इनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनल एक्सेस के केसेस इनके लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। तो वहां उनको समर्थन भी चाहिए, जरूरत भी चाहिए। तो दोनों तरफ से जरूरत थी। आखिरकार वो तमिलनाडु से जुड़े कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार की मदद के बदले समर्थन की चिट्ठी देने को तैयार हो गई और इस तरह वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 28 मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की कमान संभाली तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस की। सोनिया के सामने कांग्रेस को फिर खड़ा करने की चुनौती थी। इसके लिए वाजपेयी सरकार का गिरना जरूरी था। इस काम में उनकी मदद की जे जयललिता और सुब्रमण्यम स्वामी ने। हमारी राय शुरू से थी कि बीजेपी एनडीए की सरकार को गिराना है तो एक वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए और वैकल्पिक सरकार कांग्रेस के बिना बन नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने उनसे ये सुझाव दिया था कि उनका और जो सोनिया गांधी के रिश्ते अच्छे नहीं थे उसको सुधारने के लिए प्रयास करनी चाहिए। तो मैंने उसी लिए एक टी पार्टी बुलाई थी जिसमें जयललिता आ रही थी और जयललिता और सोनिया गांधी को भी मैंने बुलाया था, वो भी आ गई और मायावती भी साथ देने लग गई। At the moment, I am only attending a get-together hosted by Dr. Swami. There's nothing more to it. इसके कुछ दिनों बाद ही जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वोटिंग हुई तो एक वोट से सरकार गिर गई। Ayes 269, Noes 270। वाजपेयी की सरकार गिरते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के भरोसे पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। Well, we have 272
and we hope to get more. We are confident that we'll get more. We have been in touch with all our partners, with all like-minded parties, with secular parties. They all had committed to give us support, but yes, it is true that Mulayam Singh Yadav has said today that he has not made up his mind yet. But are you optimistic that finally? I am. लेकिन बाद में मुलायम पलट गए और कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना धरा रह गया। आखिरकार चुनाव की घोषणा हो गई। तेरह दिन की सरकार के बाद वाजपेयी को फिर एक मौका मिला, लेकिन इस बार उनकी सरकार सिर्फ 13 महीने चली। दिलचस्प बात यह है कि वही सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने वाजपेयी की सरकार को गिराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, वही सुब्रमण्यम स्वामी आज बीजेपी में है। इसे कहते हैं राजनीति। चलिए, भारत की इस राजनीति की कई और दिलचस्प कहानी है मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आपके सामने पेश करूंगा। बस आप देखते रहिए प्रधानमंत्री आज के भारत की कहानी।